मेरठ का सौरभ हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। उसकी हत्या करने के आरोप में पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी जेल में है। अब कातिल मुस्कान की नीली ड्रम वाली साजिश वेब सीरीज के रूप में सामने आ रही है। 9 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज रिलीज होगी। कातिल मुस्कान पर बनी वेब सीरीज के लिए पोस्टर जारी। खौफनाक वारदात ओटीटी पर दिखेगी। मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड की याद बार बार ताजा हो जाती है, कभी कातिल मुस्कान के मां बनने को लेकर तो कभी दूसरी खबरों को लेकर। अब एक बार फिर मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड का खौफनाक साया सामने आ रहा है। जिस निर्मम तरीके से मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या को अंजाम दिया था, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सौरभ के शव के टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में सीमेंट के घोल में भर दिया था। अब सौरभ हत्याकांड को वेब सीरीज के जरिए दिखाया जा रहा है। इस पर वेब सीरीज बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें 5 एपिसोड होने की बात कही जा रही है। इस सनसनीखेज वारदात पर आधारित वेब सीरीज का नाम हनीमून से हत्या रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस सीरीज में सौरभ हत्याकांड की घटना, मुस्कान और प्रेमी साहिल के रिश्ते, हत्या की साजिश, पुलिस जांच और अदालत तक की कानूनी प्रक्रिया को दिखाया जाएगा। कुछ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मेरठ के नीले ड्रम को लेकर शॉर्ट फिल्में बनाई जा रही हैं। 3 मार्च 2025 की रात मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी। दावा था कि पहले चाकू से हत्या की गई और बाद में शव के टुकड़े किए गए। बाद में टुकड़ों को प्लास्टिक के नीले ड्रम में भर दिया गया। वहीं दूसरी ओर हत्याकांड से जुड़े मुकदमे का ट्रायल मेरठ की जिला अदालत में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक 15 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुपर पावर अमेरिका के मिनेसोटा में महिला की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। कार सवार महिला के साथ कुछ कहासुनी के बाद आईसीई के एक एजेंट ने महिला पर फायरिंग की, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वारदात के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में खौफनाक वारदात, कार सवार महिला को भून डाला। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर की बुधवार की एक घटना है, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। कार में सवार महिला को गोली मारी गई। वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। आखिर एजेंसियां किस तरह काम करती हैं? फायरिंग करते वक्त भी उनके हाथ नहीं कांपे। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट आईसीई के एक एजेंट ने कार सवार महिला को गोली मार दी। वीडियो में दिखता है कि एक आईसीई एजेंट सड़क के बीच खड़ी कार के पास जाता है और ड्राइवर से दरवाजा खोलने को कहता है। तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और सामने खड़े दूसरे आईसीई एजेंट ने तुरंत बंदूक निकालकर बेहद करीब से गोली दाग दी। महिला घटना स्थल से कार को स्टार्ट करते हुए ले जा रही थी, लेकिन तभी आईसीई के एजेंट ने उस पर पहले पिस्तौल तानी और तुरंत ट्रिगर दबा दिया। उसकी महिला से बहस भी हो रही थी, लेकिन गोली लगने के बाद महिला की आवाज खामोश हो गई। महिला की पहचान रेनी गुड के तौर पर हुई है। वह 3 बच्चों की मां थी। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक महिला ने अधिकारियों को कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद एजेंट ने कार्रवाई की। लेकिन इस शूटआउट एट साइट की वारदात से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी को गोली मारने का यही आधार हो सकता है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने आईसीई एजेंट का बचाव किया है। उन्होंने दावा किया कि महिला ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया। घटना के बाद मिनियापोलिस शहर में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। बड़ी संख्या पर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। घटना के तुरंत बाद सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और आईसीई के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। वहाँ श्रद्धांजलि सभा भी हुई, जिसमें लोगों ने इमिग्रेशन एजेंसियों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इमिग्रेशन एजेंट शहर में अराजकता फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामपुर में पाकिस्तानी महिला टीचर का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 33 साल पहले उसने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कई साल तक टीचर की नौकरी की। ये रिपोर्ट देखिए। महिला टीचर का फर्जीवाड़ा, फर्जी प्रमाण पत्र वाला धोखा। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा।
46 साल पहले रामपुर के रहने वाली महिला माहिरा की पाकिस्तान के युवक से शादी हुई थी। ये बात थी साल 1979 की। पाकिस्तानी निवासी सिबगत अली से विवाह के बाद माहिरा पाकिस्तान चली गई और वहीं की नागरिकता भी ले ली। शादी के बाद उसने पाकिस्तान में ही 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा नहीं चल पाई। शौहर से अक्सर विवाद रहता था। पारिवारिक कलह के चलते बात बिगड़ती जा रही थी, जिससे शादी 3 साल भी मुश्किल से चल पाई। 3 साल बाद माहिरा का अपने पति से तलाक हो गया, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर पाकिस्तान से वापस अपने मायके रामपुर लौट आई। वो यहाँ वीजा पर आई थी क्योंकि नागरिकता पाकिस्तान की थी। वीजा की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वो रामपुर में ही रहने लगी। माहिरा और फरजाना ने साल 1985 में रामपुर में ही दूसरी शादी कर ली। साल 1991 में रामपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसे निवास प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। साल 1992 में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षिका की नौकरी भी लग गई। इसके आधार पर वो लंबे समय तक सरकारी नौकरी करती रही। उसकी शिक्षा और बीटीसी की ट्रेनिंग भी रामपुर में ही हुई थी। उसकी पाकिस्तानी नागरिकता का जब राज खुला तो शिक्षा विभाग ने उस पर कार्रवाई करते हुए पहले सस्पेंड किया और बाद में बर्खास्त कर दिया। अब बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने माहिरा और फरजाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। नगर अंतर्गत एक ग्राम कमरिया के प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका थी माहिरा अख्तर श्रीमती। उनके ऊपर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 318(4), 336, 338, 340 BNS की। ये धोखाधड़ी और कूट रचना का मामला है, जिसमें उनपे ये आरोप लगाया गया है कि वो पाकिस्तानी नेशनल होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे शिक्षा विभाग में नौकरी की और ये नौकरी करके अपना फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना करके नौकरी हासिल की। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, इसकी विवेचना प्रचलित है। पहचान छिपाकर और फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने का ये मामला अब पुलिस की जांच के दायरे में है। शहर कोतवाली में 1983 में विदेशी अधिनियम के तहत उस पर केस किया गया है। रामपुर से विशाल सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। फिरोजाबाद में एक बुजुर्ग महिला अपनी जान देने के लिए यमुना नदी में कूद गई। एक युवक की नजर उस पर पड़ी और वो महिला को बचाने नदी में कूद गया। और फिर क्या हुआ, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोई 100 नंबर फोन करो यार। नदी में डूबती महिला, देवदूत बनकर नदी में कूदा। कोई 100 नंबर फोन करो यार। सही वक्त पर बचाई जान। फिरोजाबाद में एक बुजुर्ग महिला अपनी जान देने के लिए यमुना नदी में कूद गई। जान बचना मुश्किल था, लेकिन एक शख्स की नजर नदी के बीचों बीच पड़ी। उसने देखा कि नदी में कोई इंसान बह रहा था। नदी के किनारे उसके अलावा कई लोग मौजूद थे, लेकिन महिला को बचाने के लिए दिलेरी की जरूरत थी। युवक ने तेजी दिखाई और बिना देर किए वो ठंडे पानी में कूद गया। महिला उसकी पहुंच से काफी दूर थी। बड़ी मशक्कत करने के बाद वो किसी तरह महिला तक पहुंच ही गया। कोई 100 नंबर फोन करो यार। उस वक्त तक उसे पता नहीं था कि महिला जिंदा भी है या नहीं। वो किसी तरह उसे नदी के किनारे ले आया। महिला बेहोशी की हालत में थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। इसके बाद डायल 112 पर फोन लगाया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। बसई मोहम्मदपुर थाने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल गई। अस्पताल में तुरंत इलाज के बाद महिला को होश आ गया। इस तरह युवक ने अपनी बहादुरी से बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। होश में आने के बाद महिला से नदी में कूदने की वजह पूछी गई तो उसने पारिवारिक कलह बताई। महिला का कहना था कि पति उससे अक्सर लड़ता झगड़ता है, जिसकी वजह से तंग आकर उसने ये फैसला लिया। क्यों कूद गई थी? पति परेशान करता, गाली देता है? बस वही से कूद गई थी। बाद में महिला के परिजनों को फोन करके जानकारी दी गई। महिला की जान बचाने वाले युवक का नाम सोनू है। उसने बताया कि वो कार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए फिरोजाबाद आ रहा था। जैसे ही वो सोफीपुर यमुना पुल के पास पहुंचे, एक महिला को यमुना नदी में डूबते हुए देखा। महिला को बचाने के लिए गाड़ी नदी के किनारे ले गए। सोनू ने बताया कि उसे तैरना आता था, इसलिए वो नदी में कूद गया और बुजुर्ग महिला को बचा लिया।
फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। संगम की रेती पर इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला लगा है, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। अब दूसरे मुख्य स्नान से पहले की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ हुई थी, जिसमें 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। अब मकर संक्रांति पर दूसरा स्नान होना है। इस खास मौके पर भी भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है। अब इसके लिए घाटों पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और माघ मेले को लेकर 7000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के घाट बनाए गए हैं और इस वक्त हम संगम नोज पर मौजूद हैं और यहाँ पर डीसिल्टिंग का काम किया जा रहा है। जो यहाँ पर सिल्ट आती है उसको फिर से यहाँ से हटाया जा रहा है, ताकि जो आने वाले स्नान पर्व है मकर संक्रांति और उसके बाद सबसे बड़ा स्नान पर्व जो मौनी अमावस्या है, उस दौरान यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। यहाँ पर एक पोकलेन मशीन है और 2 जेसीबी मशीनों को लगाकर ये काम किया जा रहा है। और खुद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो माघ मेला अधिकारी ऋषिराज जी है वो यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा तमाम यहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी है, SDMs यहाँ पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर डीसिल्टिंग का कार्य कराया जा रहा है, यानी कि स्नान के बाद जो सिल्ट जमा हो जाती है उसको खाली किया जा रहा है, ताकि सुगमता से यहाँ पर अगले आने वाले स्नान पर्वों पर श्रद्धालु स्नान कर सकें। और एक तरह से जो पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व था वो माघ मेले में रिहर्सल के रूप में लिया गया। मकर संक्रांति के स्नान के बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मुख्य स्नान होगा। इन 2 बड़े स्नान पर्वों को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण तैयारियों में जुटा हुआ है। पौष पूर्णिमा तक यहाँ 7000 फीट के स्नान घाट बनाए गए थे। वहीं अब मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के मद्देनजर स्नान घाट का विस्तार हो रहा है। इसका दायरा बढ़ाकर 9000 फीट तक किया जा रहा है। इसके अलावा संगम नोज के क्षेत्रफल को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि भीड़ आने पर संगम नोज पर ज्यादा श्रद्धालु आकर स्नान कर सके। अधिकारी ऋषिराज जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और ये संगम नोज का क्षेत्र, हर श्रद्धालु यहाँ पहुँचना चाहता है, तो यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की जा रही है। ये श्रद्धालुओं को सुगमता से स्नान हो सके। और अभी जो स्नान हुआ था उसमें 31 लाख लोगों ने मतलब रिकॉर्ड स्नान किया है। और इसकी जो डीसिल्टिंग का कार्य है, क्योंकि जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसके कारण जो सिल्टिंग हो जाती है घाट पे, तो और डेप्थिंग हो जाए उसमें, ताकि और भी वाटर क्लियर रहे। तो ये एक रूटीन प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को हम लोग करते हुए और आगे वाले स्नानों के लिए इस रूटीन को हम लोग संपादित। जेसीबी मशीनों से तटों को साफ किया जा रहा है। इसके साथ ही झूसी की तरफ 1 किलोमीटर का अतिरिक्त घाट भी बनाया जा रहा है। 2 दिनों के अंतर पर ही 18 को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है, जो सबसे बड़ा स्नान पर्व है। 3.5 से 5 करोड़ लोगों के आने का अनुमान उसमें लगाया जा रहा है। तो किस तरह से तैयारियां की जा रही है मकर संक्रांति से लेकर मौनी अमावस्या के स्नान पर्व तक? निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग 14 से ही स्नान करना शुरू कर देते हैं, 14-15 का ये भ्रम रहता है। तो हम लोग दोनों दिन हम लोग हाई अलर्ट पे रहेंगे और इसके साथ हमारा 14 से लगातार जो एक क्या कहते हैं रेडीनेस का माहौल है वो हमारा ऑप्टिमल लेवल पे रहेगा, ताकि हमारा जो बीच के जो 2 दिन है 16 और 17 के, तो उसमें भी हम लोग हाई अलर्ट पे रहेंगे। और निश्चित रूप से 18 तक हम लोग को एक रेडीनेस के माहौल में रहना है। इसी के लिए ये जितने भी रूटीन कार्य है वो समय रहते ही हम लोग जो है सो इंटरव्यू में हम लोग इसको संपादित करें। स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग के अलावा जल पुलिस के साथ ही डीप डाइवर्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा स्नान घाटों पर NDRF और SDRF की टीमें भी मुस्तैद हैं। हमारे चारों तरफ घाट पे ये डीप वाटर बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के साथ साथ समस्त घाटों पे हम लोग ने डीप वाटर बैरिकेडिंग की सुविधा दे रखी है। इसमें साथ साथ हम लोग अभी फ्लड की और भी टीम्स को हम लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, ताकि मौनी अमावस्या तक हमारे समस्त घाटों पर पर्याप्त मात्रा में जो हम लोग को एक रेडीनेस चाहिए वो हम लोग हासिल कर सके। अच्छा, बात अगर करें तो हम ये कह सकते हैं कि अब मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर ही ये सारी कवायद की जा रही है, सारी तैयारी की जा रही है। निश्चित रूप से हम लोग अपने, क्योंकि कहा जाता है कुछ पीक डेज होते हैं, पीक डेज के बीच में नॉर्मल डेज होते हैं, तो हम लोग कोई भी डेज को नॉर्मल डे नहीं है, हमारे सारे डेज वर्किंग डेज है। मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। ऐसे में 2 स्नान पर्वों को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी की शिकायत के बाद एक सोसाइटी के 30 लोग बीमार हो गए। दावा है कि सीवर का पानी मेन लाइन से जाकर मिल गया। करीब 50 घरों में ये पॉल्यूटेड पानी पहुंचा, जिसके बाद लोगों ने पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत की। न्यूज़ 18 ने उस सोसाइटी में जाकर वहां का रियलिटी चेक किया।
ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा की डेल्टा वन सोसाइटी में पीने के पानी से लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए। दावा है कि दूषित पानी पीने से करीब 30 लोग बीमार हो गए हैं। लोगों को पेट दर्द, उल्टी की शिकायत आ रही है। इसमें बच्चों से लेकर पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। करीब 50 घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। न्यूज 18 की टीम डेल्टा वन सोसाइटी पहुंची और वहां जाकर हालात देखे। बताया जा रहा है कि पानी की मेन लाइन में लीकेज था और सीवर का पानी उसमें मिल गया था। परसों मेरे पास कॉल आई थी और ग्रुप पर मैसेज भी आया था कि घर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। हमने प्राधिकरण को वो वीडियो भेजी जो गंदे पानी का एक बाल्टी भरी हुई थी। उन्होंने संज्ञान लेते हुए टीम आके सर्च किया तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला जो स्वच्छ पानी की जो लाइन थी वो लीकेज थी। और लीकेज जिस टाइम पानी नहीं आता है उसके अंदर, तो सीवर लाइन साथ में होने की वजह से सीवर का पानी उस साफ पानी वाली लाइन में चला गया। दूषित पानी का इस्तेमाल करने से बीमार हुए लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की टीम पहुंची। हेल्थ कैंप लगाया गया। डॉक्टरों को दिखाने के लिए काफी लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सप्लाई वाले पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पीने के लिए बाहर से पानी मंगवाया जा रहा है। मेरे घर में दिक्कत हुई है। मिसेज को जो है पेट दर्द है, उसमें दस्त भी हुए हैं और तबीयत खराब रही है। बच्ची एक लड़की की भी रही है, लेकिन हमारी समझ में पता नहीं था हमें कि गंदे पानी की वजह से। सोमवार को एक दिन टोटी खोली थी तो उसमें इतना गंदा पानी, इतना पीला पानी था, सीवर का बदबू आ रही थी बहुत दूर तक। बीमार तो लगभग 30 लोग के आसपास बताए जा रहे हैं, क्योंकि सबको एक डायरिया टाइप की प्रॉब्लम हुई थी। तो पर जो वीडियो वायरल हो गई कि गंदा पानी आ रहा है अचानक, तो उस वजह से उन्होंने प्राइमरी कॉशन ले लिया। प्रशासन अब एहतियातन उपाय अपना रहा है। सीवर और जल कनेक्शन की जांच की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र की सभी सोसाइटी में रैंडम सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। मेरठ से जुड़ी बड़ी खबर। घर से युवती के अपहरण का मामला। घर में घायल युवती की मां की मौत हो गई है। अपहरण के दौरान यह हमला हुआ था और महिला की मौत पर परिजनों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है। युवती की बरामदगी के लिए टीमें लगाई गई हैं। थाना सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, घर से युवती का अपहरण करने की जो कोशिश की गई थी उस दौरान मां पर हमला हुआ, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि मां की मौत हो गई है क्योंकि मां इस हमले में घायल हो गई थी। लेकिन युवती को अपहरित करके ले गए लोग और अब उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है। घर से युवती के अपहरण का मामला। मेरठ से ये बड़ी खबर है। घर से युवती के अपहरण के मामले में अब युवती की मां की मौत हो गई है, जो गंभीर रूप से घायल हुई थी बदमाशों के हमले में। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की, वो रास्ते में धरने पर बैठ गए। पुलिस लगातार उनको आश्वासन देने में लगी है और दूसरी तरफ कई टीमें लगाई गई हैं लड़की को बरामद करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस एम्बुलेंस की जिसमें तोड़फोड़ की गई और लोगों ने इस तरह अपना गुस्सा जाहिर किया। इटावा के 4 युवा अयोध्या की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ये यात्रा कुछ अलग है। कड़ाके की ठंड के बीच वो स्केटिंग करते हुए रामनगरी जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भगवा झंडा साथ लेकर सड़क पर स्केटिंग करते ये युवा फिरोजाबाद से अयोध्या की धार्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। रामनगरी तक लगभग 500 किलोमीटर की ये यात्रा 4 दिनों में पूरी होगी। इस तरह से यात्रा करने से पीछे उनका मकसद कि वो सनातनी एकजुटता, गौरक्षा और सामाजिक जागरूकता का संदेश देना चाहते हैं। संकल्प के आगे कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का भी असर नहीं पड़ रहा है और ना ही ये इनका रास्ता रोक रहा है। अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन की मन में लालसा लिए ये राम का नाम लेकर अपने सफर पर बढ़ रहे हैं। ये इस तरह की इनकी पहली धार्मिक यात्रा नहीं है। इससे पहले भी स्केटिंग करते हुए कुछ धार्मिक स्थलों की यात्राएं ये कर चुके हैं। अपनी स्केटिंग से चल रहे हैं, ना ही गाड़ी पकड़ के जा रहे हैं, अपने सिर्फ पैरों से चल रहे हैं। रात में ऐसे की जगह की खुली जगह नहीं है तो पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं और उधर से देखेंगे आगे भी जा सकते हैं, जैसे कि प्रयागराज है उधर भी घूमने जा सकते हैं।
इन युवाओं का कहना है कि हर सनातनी को गौ माता का संरक्षण करना चाहिए, वहीं गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी मिलना चाहिए ताकि गौ रक्षा को और बल मिल सके। यात्रा के दौरान वो अपने अनुभव और यादगार पलों को सोशल मीडिया पर भी साझा करते हैं ताकि युवा भी अपनी धर्म, संस्कृति और राष्ट्र हित से जुड़ें। इनका कहना है कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है और वो उनकी यात्रा की सराहना कर रहे हैं। ये चारों युवा अपनी यात्रा के जरिए समाज में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं और बदलाव की उम्मीद भी कर रहे हैं। इटावा से दिनेश शाक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।